अम्लीय क्षारीय बनाता है, जिसे काइल कहते हैं, जिसे काइल कहते हैं। काइल। देखो काइम से क्या बनेगा? काइल। ये कौन बनाएगा? बाइल ना। ये हो गया अम्लीय, और ये हो गया क्षारीय। ठीक है। 2 नंबर में लिखो। पीत, वसा को, फैट को, फैट को पायसीकृत वसा में बदल देता है। पायसीकृत वसा में बदल देता है, यानी फैट को इमल्सिफाइड फैट बना देता है। ठीक है। हाँ, वसा को तोड़कर पानी में घुलनशील बना देगा ना। वसा और पानी के घोल को ही कहते हैं पायसीकृत वसा ना। जैसे क्रीम जो बनता है ना, बर्थडे क्रीम, बर्थडे के क्रीम, बर्थडे केक के ऊपर क्रीम नहीं बनता है, वो क्या है? इमल्सिफाइड फैट है, पायसीकृत वसा है। उसको दूध में या पानी में मिला के और खूब कस के फेंट दोगे ना, ठीक है, चटनी कर दोगे, तो वो मिक्स्ड हो जाएगा ना। बाद में छोड़ दोगे, धीरे 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 उसमें से फैट जो है सो अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा ना। तो वही छोड़ देने के बाद में देखते हो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है ना। नहीं तो जब उसको टेम्परेचर मिलेगा ना, ठंडा रखोगे, तो पानी उसका नहीं पिघलता है ना। इतना काम कौन हुआ? कौन किया? बाइल 2 काम किया। ठीक है। अब हम लोग का भोजन उसके नीचे जब जाएगा, तो अम्लीय रहेगा कि क्षारीय रहेगा ना। तो भोजन अम्लीय कहाँ तक था? आमाशय तक। ठीक है। उसके बाद भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। दूसरा लिखो, पैंक्रियाज। देखो, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज ना, निम्नलिखित अग्नाशयिक रस, पैंक्रियाटिक जूस, निम्नलिखित अग्नाशयिक रस स्रावित करके, स्रावित करके, स्रावित करके डिडोनम में, डिडोनम में भेजता है, जहां, जहां भोजन का पाचन, जहां भोजन का पाचन इस प्रकार होता है। पहला, ट्रिप्सिन। देखो तो, अमाशय में प्रोटीन क्या बन गया था?
और कुछ बना था? हम्म। पेप्टॉन और? नहीं नहीं, केवल पेप्सिन का जो रिएक्शन बताए थे। ना, तो ट्रेप्सिन क्या करेगा कि जो अमाशय में पेप्टॉन और प्रोटीओजेज जो बना था ना, पेप्टॉन्स या प्रोटीओजेज जो बना था, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? तो पॉलीपेप्टाइड्स या एमिनो एमिनो एसिड में। कौन बदल दिया? ट्रिप्सिन। लिखो, ट्रेप्सिन पेप्टॉन या प्रोटीओजेस को, ट्रेप्सिन पेप्टॉन और प्रोटीओजेस को पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स या या एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में बदल देता है। अब निकलेगा लाइपेज। या एमल्सिफायड फैट को ग्लिसरॉल में बदल देता है। और तीसरा निकलेगा एमाइलेज। या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। हो गया? हम्म, देखो, इसके बाद भोजन। नेक्स्ट लाइन लिखो ना। इस इसके बाद भोजन छोटी आंत के छोटी आंत के शेष भाग में पहुंचता है, जहां
भोजन का पाचन उसके दीवार से निकलने वाले आंतरिक रस, इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस इंटेस्टाइनल जूस से इस प्रकार होता है। अब भोजन कहाँ चला जाएगा जी? छोटी हाथ का जो शेष भाग बचा है ना, उसमें गया ना। अभी देखो, छोटी हाथ का ये शेष भाग है। ठीक है, तो इसके दीवार से क्या निकलेगा? इंटेस्टाइनल जूस ना। तो इंटेस्टाइनल जूस जो निकला ना, वो क्या किया कि इरेप्सिन निकला। क्या निकला? इरेप्सिन। ठीक है। ई क्या किया कि देखो यहाँ पॉलीपेप्टाइड्स बचा हुआ था। हाँ? ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स बच गया। ठीक है। और कुछ रेस्ट प्रोटीन भी बच गया, जो प्रोटीन अभी तक पचा नहीं है। तो शेष प्रोटीन, इन दोनों को ये कन्वर्ट कर देगा किस में? एमिनो एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ठीक है। उसके बाद देखो लाइपेज निकलेगा। लाइपेज, ये लाइपेज जानते हो क्या करेगा? हम्म? ग्लिसरॉल था ना, ये ग्लिसरॉल को बदल देगा फैटी एसिड में। किस में बदल दिया? उसके बाद निकलेगा माल्टेज, जो माल्टोज को बदलेगा। ठीक है। ग्लूकोज में। उसके बाद सुक्रेज निकलेगा, जो सुक्रोज को बदल देगा दो चीज में। ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में।
ठीक है। लैक्टोज निकलेगा। लैक्टेज। ठीक है। जो किसको बदलेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है। एमाइलेज निकला। अगर स्टार्च बच गया था, स्टार्च को बदल दिया माल्टोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लैक्टेज अगर निकला, ई क्या किया, ग्लैक्टोज को बदल दिया किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। बदल दिया। सुक्रेज किसको बदलता है? किसमें बदला? ग्लूकोज और लैक्टोज किसको बदला? किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है। हम्म। तो देखो तो, हम लोगों को क्या चाहिए था? ग्लूकोज चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, और एमिनो एसिड चाहिए। इस सब का सब मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हाँ। ठीक है। इस प्रकार अंतिम और संपूर्ण पाचन कहाँ संपन्न हुआ? हाँ। तो लिख लो कि इस प्रकार अंतिम और संपूर्ण पाचन छोटी आंत के छोटी आंत में संपन्न होता है। अब नेक्स्ट लाइन लिखो। छोटी आंत के दीवार में, छोटी आंत के दीवार में उंगली नुमा, फिंगर लाइक, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जिसे भिलाई कहते हैं। VILL I ना, DEL I, भिलाई पढ़ेंगे इसको, भिलाई ना। सिंगुलर इसका होता है भीलस, अब प्लुरल हो गया भिलाई। कल क्यों? उंगली नुमा संरचना होती है जिसे
इसी भिलाई में, इसी भिलाई में रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। अर्थात पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण भिलाई के द्वारा होता है। फिर नीचे से लिखो। अवशोषित पचा हुआ भोजन, अवशोषित पचा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से, रक्त के माध्यम से माध्यम से अंगों की आवश्यकता के अनुसार, अंगों की आवश्यकता के अनुसार वितरित कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को एसिमिलेशन, हिंदी में स्वांगीकरण, स्वांगीकरण अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। अब हेडिंग डालो, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का आकार, बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम, परंतु चौड़ाई अधिक होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई 5 से 7 मीटर होती है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो। बड़ी आंत में अपचा भोजन पहुंचता है, जहां, कल क्यों बड़ी आंत में, जहां जल का अवशोषण होता है और अपचा भोजन
अपचा भोजन बीकोलाई बैक्टीरिया द्वारा, बीकोलाई, बी लिखकर डॉट कोलाई, बीकोलाई एंड इकोलाई भी लिख दो। हम्म। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हाँ, बिकोलाई, इकोलाई एंड, और और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपचा भोजन को अपघटित कर, अपघटित कर मल में बदल देता है, फेसेस में बदल देता है। जो मल जो मलाशय में एकत्र होता है, और मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलो, नोट में लिखो। बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अपचे भोजन के अपघटन से, अपचे भोजन के अपघटन से, अपघटन से विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B9 इत्यादि का संश्लेषण करता है। हो गया। ये कहानी आपकी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है ना। अब
देखो। और हैंग करता है नहीं? ये माउथ है ना? हम्म। माउथ में सबसे पहले किस भोजन का पाचन हुआ? किस में बदल गया? किसकी सहायता से? फर्स्ट डाइजेशन है। यहाँ नो डाइजेशन। हम्म। अब स्टोमक में पहुंचा। ठीक है। स्टोमक में क्या हुआ? प्रोटीन का पाचन हो गया किस में? पेप्टॉन्स या प्रोटियोजेज में? किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। हम्म। ठीक है। अगर मिल्क पिए हैं तो? कैसीन का पाचन किसके किसमें? कैल्शियम पारा कैसिनेट में। ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुंचा? डिडोनम में ना। ठीक है। और यहीं पर ये सब मिलकर क्या बन गया था? काइम बन गया था। हम्म। हम्म। डिडोनम में काइम क्या बना? किसके द्वारा? फैट क्या बन गया? फैट किसके द्वारा? ठीक है। उसके बाद पेंक्रियाज से। ठीक है। पेप्टॉन्स या प्रोटियोजेज किसमें बन गया? पॉलीपेप्टाइड्स या एमिनो एसिड में। हम्म। और एमएलसिफाइड फैट किसमें बदल गया? ये बना ट्रेप्सिन के द्वारा। ये बना लाइपेज के द्वारा। हम्म। और क्या निकला? स्टार्च क्या बन गया? इसके द्वारा। एमाइलेज के द्वारा। हम्म। और अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये जो लास्ट भाग है इसमें
पेप्टाइड्स प्लस रेस्ट प्रोटीन किस में बदल गया? एमिनो एसिड में। ठीक है। और ग्लिसरॉल किस में बदल गया? फैटी एसिड में। ठीक है। सुक्रोज किस में बदल गया? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। हाँ, फ्रुक्टोज किस में बदल गया? ग्लूकोज में। हाँ, लैक्टोज किस में बदल गया? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बना। हाँ, फ्रुक्टेज करेगा। नहीं, फ्रुक्टेज। ठीक है। हो गया। और क्या हो रहा था? अगर माल्टोज था तो किस में बदल गया? ग्लूकोज में। इस तरह से पूरा पाचन हो गया। अब यहां से ई आ गया। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन आया। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन नहीं पचा ना, वो चला जाएगा इसमें। और पानी, दोनों चीज, भोजन और पानी चला जाएगा ना। अब जाएगा तो पहले यहाँ से ऊपर चढ़ेगा और फिर नीचे उतरेगा। ऐसे होके ना, ऐसे होके ऐसे आएगा। उतना दरमियान में क्या होगा कि इसका पानी सूख जाएगा। उसके अंदर जो पानी होगा वो सूख जाएगा। पानी में घुला हुआ जो मिनरल्स होंगे, दवाई होंगे, और भी कुछ बातें होंगी, वह ऑब्जर्व हो जाएगा। ऑब्जर्व होने के बाद में वो चला जाएगा किसमें? ब्लड में। और ब्लड क्या करता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जिसकी जहां जरूरत है ना, जितना जरूरत है उतना जगह पहुंचा देगा। जैसे एक रिक्शा पुलर को ज्यादा ग्लूकोज कहाँ चाहिए? पैर में, हाथ में। एक मजदूर को कहाँ चाहिए? हाथ में, पीठ में। है, वहां ग्लूकोज को पहुंचाएगा। एक पढ़ने वाले व्यक्ति को कहाँ चाहिए? वहां पहुंचाएगा। तो हर आदमी का अलग अलग चीज का रिक्वायरमेंट है। उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्वांगीकरण ना, या एसिमिलेशन। अब जो भोजन जो नहीं पचा ना, अब वो यहाँ पर एक कोलोन है। यहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरिया है ना। ये बैक्टीरिया जानते हो, 1,000 ट्रिलियन से भी
ज्यादा पाया जाता है। कितना बैक्टीरिया है समझो ना। इसमें मुख्य रूप से बिकोलाई, इकोलाई, लैक्टो बैसिलस, ये सब बैक्टीरिया रहता है तो बहुत सारा बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया क्या होगा, जब भोजन, जो पचा भोजन नहीं है ना, उसको लेकर उसको डिकम्पोज करेगा ना। ठीक है। जैसे गोबर में कीड़ा लग जाता है तो कैसे बल्क में बन जाता है ना। ठीक है। आपका भोजन तो लेई की तरह ना हो गया था, है, सूखा हुआ लेई। और लेई में से पानी अगर निकल जाए तो क्या होगा, और कड़ा हो जाएगा ना। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको डिकम्पोज करता है। तो जब डिकम्पोज करेगा ना, तो होता क्या है कि जो आप रफेज लिए हुए हैं, रेशेदार फल सब्जी लिए हुए हैं ना, ओकर पानी तो सोख नहीं पाया कौन, बढ़ियात ना। ऊ पानी, ऊ जो अपचा भोजन जो लेई की तरह था, उसको डिकम्पोज जब करेगा ना, तो मल बनेगा, स्टूल बनेगा ना। अब ये स्टूल जो होता है, यह हम लोगों का, ये मलाशय है। अब इस मलाशय में देखोगे क्या कि ये सब ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। अभी मलाशय में क्या होगा कि स्टूल आके जमा हुआ। जब ये जमा होगा ना, ये जो ब्लड का जो नली है, इस नली पर एगो प्रेशर बनेगा। जैसे ही ये प्रेशर बनेगा, इसकी सूचना कहाँ जाएगी, ब्रेन को। और जितना जोर से प्रेशर बनेगा, उतना जोर से लोग दौड़ेगा बाथरूम की तरफ। ठीक है। तो ये प्रेशर कब बनेगा, जब स्टूल सेमी लिक्विड रहे तब ना। अगर ये सेमी सॉलिड अगर बन जाए तो क्या होगा, ये तो गोल गोल बन के ऐसे रह जाएगा ना। ठीक है। और बल्क में नहीं होगा। तब क्या होगा कि इस दीवार पर या उस रक्त नलिका पर प्रेशर नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। ब्रेन को सूचना ही नहीं जाएगा। ब्रेन आपको दौड़ेबे नहीं करेगा, कहेगा बैठल रहो ना, क्या बेचैन है। तब आप एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन इंतजार कीजिएगा ना, बेचैनी तो बढ़ जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा कि दौड़ के जाइएगा बाथरूम में, और जाकर आर्टिफिशियल प्रेशर लगाइएगा। नहीं, अपराधी की तरह मुंह बनाइएगा, आप प्रेशर लगाइएगा। जब प्रेशर लगाइएगा तो ये जो ब्लड का जो नलिका है, तो फूलेगा ना। और जब यहाँ से जब ये करा स्टूल क्रॉस करेगा, तो ये जो रक्त का जो नलिका था, वो कहीं कहीं फूल गया। और यहाँ से जब आएगा ना, तो इस पर छीलन हो जाएगा, जिससे इस पर जख्म हो जाएगा। उसी जख्म को हम लोग क्या कहते हैं, पाइल्स। पाइल्स का नाम सुने हो, बवासीर ना। तो ये बवासीर हो जाएगा। ठीक है। अब जब बवासीर हो गया, तो भाई कठिनाई में आ गया। ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि हमको ये सारी चीजें नहीं हो, तो आपको रफेज लेना पड़ेगा। और रफेज लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज एक फल खाइए, कोई फल ना। और बिना सलाद का कोई भोजन मत लो। हर प्रत्येक भोजन के साथ सलाद चाहिए ना। ठीक है। मैदा और बिस्किट को अवॉइड कीजिए ना, क्योंकि उसमें रफेज है ही नहीं ना। उसमें रफेज है ही नहीं है। ठीक है।
समझ में आता है कि पानी पियो, सलाद खाओ, नहीं खाओगे अंकुरित अनाज खाओ। सबसे छोटा इकाई जो कार्बोहाइड्रेट का है ना, ग्लूकोज है। और दूध में गैलेक्टोज पाया जाता है, और खासकर माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है आपको दूध में। हाँ, और माँ के दूध में गैलेक्टोज। और फल फूल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको फ्रुक्टोज, सब्जी में फ्रुक्टोज। ठीक है। और सुक्रोज गन्ना में, मीठा में, चीनी में, सब तो उसके नामे से बना हुआ है। नाम है ना, सुगर केन, तो सुक्रोज। ठीक है। अब बात समझ में आया? और कोई डाउट? हम्म। सर जो बैक्टीरिया है, मर गया वो बैक्टीरिया अगर मर जाएगा तो स्टूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। और आपके शरीर में विटामिन की कमी बनी रहेगी। दही खा लो ना, हमारे शरीर में है। और एक बात और है, ये बैक्टीरिया जो दूगो जो है ना, जिसको बैसिलस कोलाई और ईसी चिड़ी कोलाई कहते हैं। बी से बैसिलस और ई से ईसी चिड़ी कोलाई। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया गया? देखो, कोलोन में है। और उस बैक्टीरिया को जब भोजन नहीं दीजिएगा ना, तो ये बैक्टीरिया मल मार्ग से निकलकर अगर मूत्र मार्ग में चला गया, तब तब हम लोग उसको कहते हैं यूटीआई। यूनिट यूनिटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र नली में संक्रमण हो गया। अब जब मूत्र नली में जब संक्रमण होगा, तो जब आप यूरिन निकालिएगा तो जलन होगा, पेट में दर्द होगा ना। ठीक है, हल्की हल्की फीवरिश जैसा मन रहेगा। और ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है कि पानी का धार अगर नीचे गिर रहा है ना, तो ये ऊपर चढ़ता है। अब कोई बाथरूम गया, यूज कर लिया बाथरूम, किसी को भी कोलाई हो गया ना, और बाथरूम में गया, वो यूरिन डिस्पोजल कर दिया, अब पानी नहीं पटाया ना। और दूसरा आदमी गया बाथरूम करने के लिए ना, तो यूरिन का जो धार है, उस धार से उसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। इसलिए पब्लिक यूरेटर पर सावधानी से यूरिन डिस्पोजल कीजिए ना। या यूरिन जब आप डिस्पोजल करना चाहते हैं तो उसके पहले पानी गिरा दीजिए, फिर यूरिन डिस्पोज करके फिर पानी गिरा दीजिए ना। ठीक है। ये सब सावधानी रखिएगा, तब जाकर आपका शरीर स्वस्थ रहे ना। नहीं तो एक बार जिसको इकोलाई बिकोलाई पकड़ लिया, अब ये जल्दी मरता नहीं है ना। तो हाँ, हाँ, तो ये तो जब इसकी जरूरत कहाँ है? कोलोन में है। आ जब कोलोन से जब ई चला गया मूत्र नली में, तब वो क्या करेगा? ओकरा भूख लगबे करेगा, भोजन करबे करेगा,
तो भोजन करने के लिए क्या करेगा कि जो नली है वो नली के पतली पतली दीवारों पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा, वो नोच नोच के खाएगा। और जब नोच नोच के खाएगा तो में दर्द होगा। ठीक है। एसिड छोड़ देगा ज्यादा से ज्यादा। जब एसिड छोड़ेगा तो यूरिन जब डिस्पोजल कीजिएगा तो जलन होगा। सॉफ्ट टिश्यू होता है, भयंकर जलन होता है ना। तो मेल से ज्यादा इकोलाई और बिकोलाई इफेक्ट करता है फीमेल को, क्योंकि मल द्वार और मूत्र द्वार नजदीक रहता है। ठीक है। तो इसलिए मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा अटैक करता है ना। ठीक है। अंडर गारमेंट्स हमेशा जब भी आप निकालें उसको साबुन से धो के तब यूज करें। नहीं, लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि विद्यार्थी सबको ना नहा के आएगा, गंजिया को महक के फिर पहन लेगा ना। कहेगा अच्छा अभी महक नहीं ना रहा है, चलो पहन लेते हैं। नहीं, तो वैसा नहीं कीजिए ना। जो भी आपके बॉडी के अंदर जो अंडर गारमेंट्स है उसको बिना साबुन लगाए जब भी स्नान करने जाए तो आप अपने आदत में शामिल करें कि पहले हम अपने अंडर गारमेंट को साफ करेंगे तब अपने नहाएंगे ना। और हमेशा साबुन लगाया हुआ पहने। नहीं, वो और खतरनाक होगा, बैक्टीरिया और जमा हो जाएगा ना। लगाइए साबुन, धोइए, फिर नहा लीजिए ना। पानी में छोड़ना नहीं है। महिलाएं को देखा जाता है क्या कि नहाने गई कपड़ा उतार के अब छोड़ दी, अब वो अब कल ले फिर धुलाएगा। अरे कल धोओगे, कॉटन कपड़ा में बैक्टीरिया आराम से चुप के रहता है ना। सिंथेटिक कपड़ा में तो खैर उस धोओगे तो स्लिप करके भाग जाएगा, लेकिन कॉटन कपड़ा में तो बैक्टीरिया को सेल्यूलोज तो काफी है, वो कहला भागना चाहेगा। नहीं, तो ये सब सावधानी करना है। ठीक है। अब हेडिंग की खुली पर मिला क्या? हाँ ले लीजिए, देख रहे हो। तो समझ में आता ही। चलो अब हेडिंग क्या होगी पर। देखो ये लीवर हम लोग का है, इस लीवर में दो लोब होता है। ठीक है ना। पहले दो चार लाइन लिख लो तो तब इसको समझा देते हैं ना। और ये है गॉल ब्लाडर, और ये है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट ना। ठीक है। हम्म, देखो
देखो, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट। यह हमारे शरीर की सबसे भारी आंतरिक अंग है, जिसका वजन 1 से 1.5 से 2 किलो होता है। 1.5 kg से 2 kg होता है। इसे मानव शरीर का केमिकल लेबोरेटरी, रासायनिक प्रयोगशाला, केमिकल लेबोरेटरी या या द्वितीय मस्तिष्क कहा जाता है। सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखो, इस लीवर का काम क्या है? ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर। देखो, जब हमारे शरीर में अधिक ग्लूकोज हो जाएगा, अब फैट जब हो जाएगा ना, तो इंसुलिन क्या करता है ना, लीवर को भेज देता है। नहीं, और भेज जब देगा तो लीवर इस ग्लूकोज को जानते हो क्या करेगा? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके जमा कर लेगा। ठीक है। गाजर खाते हो? गाजर में तुमने लिया बीटा कैरोटीन। क्या लिया? और ई बीटा कैरोटीन जब लीवर में जाएगा ना, तो इसको वो बना देगा रेटिनॉल में, यानी कि विटामिन ए में बदल देगा। ठीक है ना? अगर आपके शरीर में अमोनिया बन गया, इस अमोनिया को लीवर क्या करेगा कि यूरिया में बदल देगा। किसमें बदल देगा? अगर आपके शरीर में आरबीसी डेड कर गया, डेड आरबीसी, ये कहाँ चला जाएगा? लीवर क्या करेगा? इसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करके दो गो चीज बना देगा। आ, बिलिरुबिन और यूरोक्रोम बना देगा। ठीक है। हाँ, ये कन्वर्सन समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, ये लीवर उस चीज को प्रोड्यूस भी करता है ना। पहला क्या बना के दिया? बाइल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हेपेरिन प्रोटीन। ठीक है। ये सब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? लीवर कुछ मात्रा में ना जमा करता है। कौन कौन? फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। और क्या जमा किया?
आयरन। ठीक है। हम्म। ये सबको मेडिसिन और पॉइजन को डिकम्पोज करेगा। वाइन को भी ना। दवाई, जहर, वाइन, इस सबको यही डिकम्पोज करता है। हम्म। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा? है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज और फैट को किस में बदला जाता है? कौन करता है? और उसको जमा करता है, और बाकी को भेज देता है बाकी अंगों में। अगर ज्यादा जमा कर लेता है तो वही कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया। नहीं। हम्म। हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ना, रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है। और फाइब्रोजिन जो होता है वो रक्त को जमाता है। ब्लड बाहर निकला ना, थक्का बन गया, तो रक्त को थक्का कौन बनाएगा? फाइब्रिनोजेन। ठीक है। रक्त को थक्का बनने से रोकता कौन है? हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है, यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता है। इसलिए खिलाड़ी सब कुछ, ये नीचे वाला जो लिख के वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, निकाल रहा है ना नीचे में। हाँ, वो निकालता है। ऊपर वो जो किए हैं वो जमा करता है। कौन कौन विटामिन जमा किया? हाँ। हाँ, ये बनाकर। हाँ, ये इसलिए एरो की चीज से दिखाया है। लीवर किस किस को निका बनाता है? ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हम्म। अब देखो, तुम दवाई खा लेते हो, और दवाई खाने के बाद वो दवाई पेट में खाया, स्टोमक में, स्टोमक से ब्लड में, ब्लड से सीधे जाएगा कहाँ? और लीवर तय करता है कि दवाई का कितना मात्रा हमको आगे भेजना है। हाँ, वो डिसीजन वही लेता है। हाँ। दारू पी लिया, कितना अल्कोहल माथा में भेजना है कि ताकि वो आनंदित रहे। हाँ, वही डिसीजन लेता है। ठीक है। अब दवाई कम खा रहे तो क्या दिक्कत है? हाँ। जितनी कंपनियां है ना, ओवरडोज दवा बनाती है, तब डोज कम हो गया तो का असर कम पड़ेगा ना। ठीक है। हर का डोज बनाया गया है ना। अगर ज्यादा ले लीजिएगा तो लीवर को परेशानी होगा ना। ठीक है। तो हिंदी में लिख लीजिए ना, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। अब देखो, कोई आदमी अगर मर गया अचानक, संदेह हो गया। अब
शक होता है कि कहीं जहर खा के तो नहीं मरा है। तब कोई आदमी जहर खा के मरा है कि नहीं मरा है, इसकी जांच करने के लिए लीवर को थोड़ा सा काट लेता है सर। काट के वहां लेबोरेटरी में जाके जांच किया जाएगा। और जांच करके ही बता देगा कि ये आदमी जो मरा है ना, ये जहर खाने से मरा है कि नहीं। और यो बता देगा कि ये आदमी जहर खुद खाया है या किसी ने खिलाया है। नाम नहीं बताएगा। हाँ, ये आदमी जहर खुद खाया है या किसी ने खिलाया है। नहीं, 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 ज्यादा गति। हाँ, उसका बेसिस है ना। कोई आदमी जहर कब खाता है? डिप्रेशन रहे, उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर कहते हैं ना। जब आप साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो तब उस समय लीवर जो होता है ना, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकलने के लिए वो एक हार्मोन रिलीज करता है ना। और वो हार्मोन ब्रेन को भेजता है। क्योंकि जिंदगी में आप डेली डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। कौन है जिसके पास डिप्रेशन नहीं है? सबके पास डिप्रेशन है। निगेटिविटी किसके पास में नहीं है? सबके पास। फर्क इतने है कि उसी को लोग बहुत बड़ा कर दिया तो बेचैन हो गए। हैं? जैसे सपोज करो कि हमारा यहाँ 12 बजे क्लास है, हम 12:30 बजे आते हैं। आपको अगर 12 बजे क्लास छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा आपके अंदर डिप्रेशन निगेटिविटी आएगा कि नहीं आएगा? हैं? है, सर का रोज का धंधा यही है। हैं? हैं? नहीं, हैं? नहीं, ये रोज वही करते हैं। अगर ठीक है, अगर वो टाइम टाइम पर अगर छोड़ दे तो आधा घंटा में आपके ब्रेन में तरह तरह की बातें आएगी ना जी। अब उस चीज को पॉजिटिव करने के लिए फिर ब्रेन, लीवर जो होता है वो भेजता है हार्ट को। अरे सर हैं, आ रहे हैं, बाइके से ना आ रहे हैं जी। हैं? कहीं ना कहीं जामू में होगा या कुछ होगा। जितना देर आएंगे उतना देर बढ़िया से पढ़ा देंगे, हम लोग का मन खुश हो जाएगा। हैं? ठीक है। तो वो नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। माँ बाप से टेंशन होता है। हाँ, क्रोध आता है। आपने माँ, अपने गार्जियन से अपने डिमांड कर दिया, नहीं देते हैं, डिप्रेशन होता है कि नहीं होता है? हैं? लेकिन फिर आपका ब्रेन क्या करता है? समझाता है, वो भेजता है लीवर वहां से हार्मोन और कहता है अच्छा, आएगा पैसा तो खरीद ना देंगे। सब तो वह करते हैं। हैं? नहीं, तो इस तरह से ये बैलेंस हमारा बना रहता है। ये लीवर के द्वारा होता है, और लीवर को हिंदी में कलेजी कहते हैं ना। हाँ, इसी को जिगर भी कहते हैं। हाँ, ये जिगर है आपका, कलेजी है। तब ना बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है, और लोग जो है सो लीवर जो है सो हार्मोन भेजकर आपको पॉजिटिव बनाए रखता है, तो लोग कहता है रे बड़ा कलेजा वाला था। नहीं है, इतना बात बर्दाश्त कर लिया। नहीं, तो लीवर है हार्मोन भेजकर आपको करता है। तो अगर वो हार्मोन की मात्रा, एक लिमिट होती है, डेली जीवन में तो होते रहता है, तो एक लिमिट में निकला। लेकिन वो लिमिट से ज्यादा अगर हार्मोन निकल गया है, इसका मतलब है कि आप ओवर डिप्रेशन में जाकर, ओवर साइकोलॉजिकल प्रेशर में जाकर जहर खा लिए। नहीं, अगर वो हार्मोन नहीं निकला हुआ है या नॉर्मल है, तब पुलिस का, डॉक्टर का लिख देगा इस आदमी की मौत जहर खाने से हुई है। अगर वो हार्मोन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या लिख देगा? इस आदमी की मौत जहर देने से हुई है। दो ही शब्द लिखना है। जहर खाने से हुई है और जहर देने से हुई है। अब पुलिस जब वो पोस्टमार्टम पर लिख देगा कि जहर देने से हुई है, तब पुलिस का टेंशन बढ़ जाएगा। अब कौन दिया इसका पता लगा। नहीं, अगर पोस्टमार्टम में लिख दिया कि जहर खाने से हुई है, तो हो गया भैया, ये तो आत्महत्या का मामला है। अब पुलिस को खुशी होती है कि चलो मामला खत्म हो गया। ठीक है।
तो बात समझ में आ गया। अब ये लीवर हमारा इतना बढ़िया काम करता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लो जरा सा। ये सबको तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम चल जाएगा। हाँ। ठीक है। लीवर से उत्पन्न होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। आजकल दे रहा है क्वेश्चन में उस सबको भी। लिख लो। लीवर से स्रावित होने वाले हार्मोन। पहला IGF-1। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन लाइक ग्रो फैक्टर्स। यही देगा आपको IGF-1। हो गया। यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है और बोन के वृद्धि को बोन की वृद्धि को, हड्डियों की वृद्धि को, हड्डियों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उत्तेजना देता है। स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट, यही स्टिमुलेट करता है तो बोन जो है सो ग्रोथ करता है। तो है दूसरा एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनो जेन। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हो गया। तीसरा है TPO, थ्रोम्बो पोटिएंट थ्रोम्बोपोटिटीन। उसी को TPO कहा जाता है।
या बोन मैरो को प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स उत्पादन करने के लिए उत्तेजना देता है। हो गया। जो को थक्का बनाने में सहायता करता है। हेप्साइडिन। या एक पेप्टाइड हार्मोन है। या एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है जो जो आयरन के मेटाबॉलिक क्रिया को आयरन के उपापचयी क्रिया को आयरन के उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। यह छोटी आंत में छोटी आंत में आयरन के अवशोषण को नियंत्रित करता है। आयरन के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो पूछेगा कि ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल कर रहा है। हम्म। ठीक है। और ब्लड को थक्का बनाने में टीपीओ। और आयरन के ऑब्जर्प्शन में। ठीक है। तो यही सब रहेगा और क्या। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर आप लोग का रह गया ये पैंक्रियाज। अच्छा एक बात और जान लो सब। ये बुआ पिताशय है ना। और ये पिताशय में अगर पथरी हो जाएगा ना, यह पूरा पत्थर पिताशय ही काट के निकाल देना होगा। गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया जाएगा ना। इसका काम है कि यहाँ से बाइल निकला ना, तो बाइल कॉमन बाइल डक्ट है, ये सीबीडी द्वारा कहाँ पहुंचा, डिडेनम में। है। इसके द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है। ठीक है। और जो बच जाता है बाइल वो पित्ताशय में जमा होता है ना। ठीक है। तो अगर ये पित्ताशय में पथरी हो जाए
तो डॉक्टर क्या करेगा? पेट में 3 गो छेद करेगा। हाँ, एक गो छेद से कैंची भेजेगा, एक गो छेद से चिमटा भेजेगा ना। ठीक है। अब कैंचिया क्या करेगा? काट देगा। और चिमटा जाएगा यहाँ और यहाँ, क्लिप लगा देगा ना। आ तीसरा का छेद का से भेजेगा, तो वो इसको बाहर निकाल देगा। इसे 2 या 3 छेद करता है। तो गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया। अब गॉल ब्लैडर निकल गया, तब आपका स्टोर रूम खत्म हो गया, फैक्ट्री पीत का बाकी है ना। प्रॉब्लम होगा कि तेल घी डलडा ज्यादा अगर खा लीजिएगा, तो उस समय लीवर के ऊपर प्रेशर जाएगा ना कि बाइल दीजिए, बाइल दीजिए। हैं? तो लीवर कहेगा कि हम नहीं भेजेंगे, हमारे पास तो दूसरा बहुत सारा काम है ना। गॉल ब्लैडर को कहो कि जो जमा है वो भेजे ना। तब तो गॉल ब्लैडर है नहीं, तब आपका वो भोजन जल्दी पचेगा नहीं। हाँ, तो वो मीटिंग हो जाएगा ना। तो इसलिए आपके शरीर में ऑक्जेलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ये ऑक्जेलिक एसिड किससे बनेगा? टमाटर, पालक, चना, साग, ये सब जो है ना, ये जो खाओगे ना, ये सब में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ओल जानते हो? ओल ना, ओल में भी पाया जाता है। ठीक है। और ये ऑक्जेलिक एसिड जब आपके बॉडी में गया, तो आपके हड्डी से कैल्शियम निकलता है जो चला जाता है ब्लड में। और ब्लड में ये ऑक्जेलिक एसिड प्लस कैल्शियम, कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम मेटल है ना जी, और ये क्या है? एसिड है। तो एसिड और धातु जो मिलता है ना, तो एक साल्ट बनता है, और उस साल्ट का नाम है कैल्शियम ऑक्जीलेट सॉल्ट। ठीक है। किससे बना? ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम से ना। और ये जो साल्ट होता है ना, ये साल्ट जो होता है वो चिपचिपा होता है, यानी कि जेली लाइक होता है, जेली जैसा रहता है ना। अब जेली की तरह है तो जहीं तहीं घुस जाता है ये। हाँ, तो जब घुस जाएगा इसमें, तभी तो जेली की तरह इसमें से घुस गया। जब आपके शरीर में पानी जब कम होगा, तो इस जेल का पानी अगर कम हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा ना। जैसे नाक में झिल्ली निकलता है ना जी, और जब ये सूख जाता है तो नाक में गरने लगता है? तब आप लोग उसको निकाल के और लड्डू बना के फेंक देते हो। हैं? तो उसी तरह से ये क्या है? अब वो में का पानी सूख गया तो कड़ा हो जाएगा ना। और जब वो कड़ा हो जाएगा तो जहीं तहीं चुभन करेगा ना। अब जब ये सिकुड़ेगा, तो ये सिकुड़ना जो होता है, वो वॉलेंट्री एक्शन है कि इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। आपकी इच्छा इस पर काम नहीं करेगा। अब ये सिकुड़ने लगा तो ये सिकुड़िए रहे, अब कतनो बाप दादा चिल्लाते रहिए ना। अब दर्द बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसी से होता है। नहीं नहीं, खाना यहाँ भी कहला मना करेंगे मत खाओ। खाओ, लेकिन अब रोज दिन टमाटर के फिर मत रहो। हाँ? हाँ? वो कुछ नहीं कहना है, बीज से मतलब नहीं है। बीज में थोड़े एसिड है। वो लोग कहने के लिए कह देता है कि यही बीजवा जो है सो अंदर जाके बन गया। वो नहीं जाता। जो चीज आपका नहीं पचेगा, शरीर उसको एक्सपेल कर देगा ना। ठीक है। हैं? यहाँ तो छोटा छोटा बच्चा मम्मी का झुमका नोच के, नाक का नथिया नोच के पेट में रख लिया। और रोज सुबह में मम्मी देख रहे हैं कि उसके मल द्वार, मल में से खोज रही है झुमका, नथिया खोज रही है।
ना, तो जो है सो एक्सपेल्ड होना ही होना है। हाँ, ठीक है। इसलिए शीट अगर आपने खा लिया, नहीं डाइजेस्ट होगा, बॉडी उसको बाहर निकाल देगा, वो गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा। गॉल ब्लैडर में जाना होगा तो यही जो ब्लड में जो घुलेगा वही जाएगा ना, तो ये लोग ब्लड में घुल जाता है। ठीक है। तो इतने याद रखना है कि जो पथरी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है। और वो बनता किससे है? ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम से ना, उसी से बनता है, उसी को कैल्शियम ऑक्सीलेट करते हैं। हमारे बॉडी में रोज ये सब बनते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना ना। हाँ, पानी ज्यादा पीते रहोगे तो वो किडनी में जाएगा, किडनी उसको छान के बाहर निकाल देगा ना, बनेगा, किडनी उसको बाहर निकाल देगा। नहीं बाहर निकालेगा तो किडनियों में जाके जमा हो जाएगा। किडनी में नहीं जमा होता है, किडनी के मुंह पर जाके जमा होता है। हाँ, जहाँ जहाँ से मूत्र नली निकलती है ना, वहीं पर जाके जमा हो जाता है, तो वहां दर्द का कारण बनता है। ठीक है। तो वहां उसको तोड़ कर निकाला जाता है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। आगे क्या सर? अच्छा ठीक है, आता है 2 मिनट में। बात समझ में आया? तो इसलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, तो यही आपका लीवर है। एगो पेंक्रियाज रह गया है, वो बाद में बता दें।